हेलो एवरीवन, रिएक्ट जेएस सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 9 है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक डिज़ाइन तैयार किया था और लूप के माध्यम से इस कार्ड वाले डिज़ाइन को यहाँ पे क्रिएट किया था। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन तैयार की है ना, इसको हमने जेसन एपीआई की मदद से तैयार नहीं की। देखिए क्या किया था हमने पिछली वीडियो में, यहाँ पर एक एरे बनाया था, इसके अंदर कुछ डेटा लिखा और फिर यहाँ पर इस लूप को चला दिया। अब इससे होगा ये कि मैं सिर्फ इसी फाइल के अंदर यानी category.jsx के अंदर ही इसका यूज कर सकता हूँ, लेकिन मान लो कि अगर फ्यूचर में मुझे इसकी ज़रूरत कहीं पर भी पड़ी या फिर इसके जैसे मुझे और भी कार्ड डिज़ाइन करने हैं, तब मैं क्या करूँगा, फिर से कोड करूँगा। तो उस वक्त मुझे दोबारा कोड ना करना पड़े और मैं इजीली इसी फंक्शनलिटी का फिर से यूज़ कर सकूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कोड को यहाँ से कर लूँगा कॉपी यहाँ तक। देखिए मैंने इसको कॉपी कहाँ से कहाँ तक किया है, इस एरे से यहाँ तक। इसको मैं यहाँ से कॉपी नहीं, एक काम करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और इस एरे को डिलीट ही कर देता हूँ। और ये जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था जेसन एपीआई, जिसके अंदर हमने अब तक 2 जेसन फाइल तैयार की है, एक सीएमवी यानी कि कंपनी से रिलेटेड और दूसरी मेन्यू के लिए। अब मैं एक तीसरी फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा कैट डेटा यानी कैटेगरी डेटा डॉट जेसन। इसके अंदर मैं उस कोड को पेस्ट कर दूंगा और फाइल को मैं सेव कर लूंगा। अब ये जो कैट डेटा नाम की ये जो फाइल है, इसके अंदर ये डेटा मौजूद है जिसकी जरूरत मुझे यहाँ पर है, इस पुरानी फाइल में जहां से मैंने अभी अभी डेटा को कट किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, उसको इंपोर्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट, तो कैट डेटा डॉट जेसन की फाइल यहाँ से कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले मैं कैटेगरी वाले फोल्डर से बाहर आऊंगा यानी कि ये वाला फोल्डर। उसके बाद मैं होम पेज वाले फोल्डर से बाहर निकलूंगा, तो ये यहाँ पर होम पेज से मैं बाहर आया। उसके बाद मैं कंपोनेंट वाले फोल्डर से बाहर निकलूंगा, ये पहला फोल्डर, ये दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद मुझे यहाँ पर मिलेगा जेसन एपीआई का फोल्डर, जेसन एपीआई। उस जेसन एपीआई के अंदर कैट डेटा डॉट जेसन की फाइल मौजूद है, सेव। और मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इसको इंपोर्ट करवाते वक्त यहां पर मैं लिख दूंगा कैट डेटा फ्रॉम। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया, यानी कि ये जो फाइल है उसका सारा डेटा इस कैट डेटा के अंदर है। तो मैं इस कैट डेटा को यहां से कॉपी करूंगा और ये जो हमने यहाँ पे एरे लिखा था इसको रिमूव करके अब मैं यहाँ पर कैट डेटा लिख दूंगा और फाइल को कर लूंगा सेव। तो देखिए हमें वही आउटपुट देखने को मिला जो पहले दिख रहा था, जो कि बिल्कुल सही है। तो इतना काम करने से होगा ये कि अब जहां पर भी मुझे इस कैटेगरी की जरूरत होगी वहां पर मैं सिर्फ इस फाइल को इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि अब हमने उसके लिए एक जेसन एपीआई क्रिएट कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। और पिछले वीडियो में मैंने एक और सब कंपोनेंट क्रिएट किया था बेनिफिट्स के नाम से, यानी कंपनी से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है उसकी डिजाइन हम यहाँ पर रखेंगे। तो अब हम इसी के अंदर आगे कोड करने वाले हैं। इस डेमो कंटेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक फ्रेगमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर का डिजाइन पैटर्न आप समझ लीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से डिजाइन हो, यानी कि एक ऐसा बॉक्स हो, यहाँ पर आइकॉन हो, उसके बाद यहाँ पर टाइटल हो और उस टाइटल के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो। तो मुझे इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अब मैं एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करूंगा, लेकिन एलिमेंट को क्रिएट करने से पहले मुझे कुछ इंपोर्ट करवाना होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इसके अंदर मैं इंपोर्ट करवाऊंगा कंटेनर को, रो और कॉल। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर रो और इस रो के अंदर कॉल। अब यहीं पर मैं उस डिजाइन को क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं एक डिव एलिमेंट को बनाऊंगा, उसके अंदर एक डिव एलिमेंट होगा आइकॉन के लिए। इसको मैं क्लास नेम यहीं पर दे देता हूं अभी, आइकॉन बॉक्स। इसके बाद होगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास नेम इक्वल टू फा हाइफन चेक। स्टूडेंट्स, ये जो आइकॉन चेक है इसको मुझे यहाँ पर रखना होगा आइकॉन बॉक्स के अंदर। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक दूसरा डिव एलिमेंट क्रिएट करूंगा और इसी के अंदर मैं टाइटल लिखूंगा दिस इज टाइटल। और इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी डबिंग कंटेंट लिख देता हूँ, लिखा लॉरेम 100 नहीं 50 रखता हूँ। तो देखिए इस तरह से लिखने से क्या होगा,
यहाँ पर 50 वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। मैंने किया इसको सेव और रन। देखिए स्टूडेंट्स, इस वक्त ये दिखने में कुछ ऐसा है। 50 वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लोरेम 15 और सेव। हाँ, अब कुछ ठीक है। अब मैं इस कंटेंट को CSS में थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ। तो यहाँ से मैं आइकॉन बॉक्स वाली क्लास को करता हूँ कॉपी और पेस्ट। देखिए इसकी हाइट होगी 50 पिक्सल, इसकी विड्थ होगी 50 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड होगा #4D5FE3। इसके अलावा इसमें बॉर्डर रेडियस होगा 50% और इसका टेक्स्ट कलर होगा वाइट। देखिए मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन रेडी हो गई, लेकिन इसके अंदर जो मार्क था यानी कि ये चेक, ये हमें इस पोजीशन पे देखने को मिला। मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में आए। तो उस आइकॉन को सेंटर में लाने के लिए देखिए वो जो चेक वाला आइकॉन है वो यहाँ पर है और उसका पेरेंट एलिमेंट ये डिव है। इस डिव के अंदर मैं पास कर दूंगा dflex को। dflex को पास करने से क्या होगा कि इसका जो चाइल्ड एलिमेंट है यानी कि इसका ये कंटेंट सेंटर में डिस्प्ले होगा। मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर और सेव। तो देखिए यहाँ पर हमें ये वर्टिकली तो सेंटर में दिखा, लेकिन हॉरिजॉन्टली सेंटर में नहीं दिखा। तो जरूर यहाँ पर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। ओके, ये जस्टिफाई के कंटेंट में टी मिसिंग है। सेव और रन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है दिस इज टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन, ये वाला कंटेंट इस आइकॉन के राइट साइड में प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ये आइकॉन और ये टाइटल वाला कंटेंट दोनों ही लॉक है। कहां पर? इस डिव एलिमेंट के अंदर। तो अगर इस डिव एलिमेंट के अंदर मैं फ्लेक्स को पास कर देता हूं इस तरह से, तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से। और मैं काम करता हूँ, इस कंटेंट में थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पर कुछ स्पेस देखने को मिल जाए। तो ये जो कंटेंट है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस डिव में मैं पास करूंगा क्लास नेम और मैंने लिखा px यानी कि पैडिंग लेफ्ट राइट 3 और सेव। अब देखिए हमें यहाँ पर कुछ स्पेस देखने को मिला। मैं एक काम करता हूँ, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर मैं br टैग का यूज कर लेता हूँ और सेव। ठीक है, ये कुछ इस तरह से देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स, अब ये वाली जो डिजाइन है मैं चाहता हूँ कि ये 3 बार रिपीट हो। तो मैं इसके लिए एक लूप चलाऊंगा और मैं जेसन का यूज करूंगा। तो देखिए वो जो डिजाइन है वो मुझे सिर्फ इसी पेज के अंदर यानी इस बेनिफिट्स वाले पेज के अंदर ही रखनी है। तो मैं इसके लिए जेसन की कोई अलग से एपीआई नहीं बनाऊंगा, बल्कि जो भी जेसन से रिलेटेड कोडिंग है उसको मैं यहीं पर कर दूंगा। सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूं। मैंने लिखा कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू। अब देखिए मुझे वो जो कोड है यानी कि वो डिजाइन है उसको 3 बार रिपीट करना है। ये पहली बार, ये दूसरी और ये तीसरी बार। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा सबसे पहले आइकॉन इस फाफा चेक को, इसके बाद है टाइटल और लास्ट में है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से मैंने उठाया टाइटल को और यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया और कर दिया यहाँ पर पेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसी कोड को यहाँ से करूँगा कॉपी और 2 बार यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मुझे इस डिजाइन को यहाँ पर 3 बार रिपीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक कांस्टेंट क्रिएट कर लूंगा। देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक कांस्टेंट क्रिएट किया माई लिस्ट के नाम से एरो और इसके अंदर मैंने लिखा कॉन्स्ट डिजाइन इक्वल टू और इस डिजाइन को यहाँ से करवा दिया रिटर्न। अब ये जो डिजाइन है इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा, बस इसको कट कर दूंगा यहाँ से यहाँ पर और इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इस डिजाइन को कट कर दिया। अब तो लूप लगाने के लिए मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल का यूज करूंगा और मैंने लिखा हूँ डेटा डॉट मैप और इसके अंदर मैं कॉलबैक फंक्शन को राइट करूंगा। ठीक है, अब ये डेटा क्या है, इस डेटा के अंदर ही तो हमारा ये 3 बार वाला डिजाइन है, यानी कि ये जो 3 बार मुझे लूप चलाना है ना, इसी के अंदर ये डिजाइन है और इसका नेम है डेटा। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेटा को, उसके अंदर मैंने मैप इवेंट का यूज कर दिया। अब यहाँ पर मैं रिटर्न करवाऊंगा रिटर्न क्या करवाना है, जो मैंने अभी माई लिस्ट के नाम से जो यहाँ पर जो कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको, लेकिन मुझे इसके अंदर आइटम्स भी तो पास करनी है। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ डेटा लिखा यानी कि ये वाला कोड, लेकिन इसके अंदर की आइटम्स को कैच करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इस पैरेंथेसिस के अंदर आइटम्स और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंड इक्वल टू आइटम्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब
इसको ध्यान से समझना। वैसे मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, लेकिन मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाए। माई लिस्ट कंपोनेंट के अंदर मैंने सेंड किया आइटम्स को। ये आइटम्स कौन सी है? ये वाली आइटम्स, ये जो 3 बार मैंने यहाँ पे डिजाइन क्रिएट किया है ना, यानी इस जेसन के अंदर ये 3 आइटम्स को मैंने यहां से सेंड कर दिया है। अच्छा, कहां पर सेंड किया है? माई लिस्ट के अंदर। अगर मैंने इसको माई लिस्ट के अंदर सेंड किया है तो माई लिस्ट के पैरेंथेसिस में मैं इसको रिसीव भी करूंगा, तो मैंने लिखा रिसीव्ड। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मुझे यहां पर आइकॉन को डिस्प्ले करना है, तो ये आइकॉन हमें कहां से मिल रहा है? रिसीव्ड के अंदर से डॉट। अच्छा, ये रिसीव कहां से हो रहा है? इस सेंड के अंदर से, तो मैंने यहां पर लिखा रिसीव डॉट सेंड डॉट। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर आइकॉन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन 3 तरह का कंटेंट मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा आइकॉन और सेव। ठीक ऐसे ही यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिसीव्ड डॉट सेंड डॉट टाइटल, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिखूंगा रिसीव्ड डॉट सेंड डॉट डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये डेटा इस तरह से देखने को मिला, और इसके अंदर ये BR टैग भी प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया था, इस एरे वाली कोड के अंदर मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने BR भी लिख दिया है। तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस कंटेंट की भी कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डेमो कंटेंट है। ठीक है, अब सही। अब देखिए, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के बहुत ही करीब है, यानी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर मार्जिन लगाना चाहता हूँ। तो वो वाली डिजाइन हमारी इस div एलिमेंट के अंदर है, तो अगर यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ MB यानी मार्जिन बॉटन हाइफन फॉर सेव, तो देखिए अब ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे। स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आप इसका आइकॉन चेंज करना चाहते हो, तो बस आप यहाँ पर लिख दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजर और यहाँ पर मैंने लिख दिया होम। तो देखिए हमें इसके आइकॉन भी चेंज होकर दिखने को मिले। अब ये जो टाइटल है इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो जहां पर मैंने H6 का यूज किया है वहां पर मैं H4 या H5 का यूज कर लूंगा। मैं H5 का यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो हमें इस तरह से देखने को मिला। अब जब भी आपको फ्यूचर में डिस्क्रिप्शन, टाइटल, आइकॉन कुछ भी चेंज अगर करना है तो आप यहीं से इसको चेंज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर एक इमेज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा इसको समझिए। ये है एक कॉलम, ठीक ऐसे ही मैं एक यहाँ पर दूसरी कॉलम क्रिएट करूंगा। तो देखिए कॉलम की कोडिंग है, यहाँ पर मैंने लिखा कॉल, और इसके अंदर मैं img टैग का यूज करने वाला हूं, और src के अंदर मैं एक इमेज रख लूंगा my image डॉट png। अब ये my image कहां पर है? मैंने ऑलरेडी इस पब्लिक फोल्डर के अंदर my image नाम से एक इमेज को कॉपी कर लिया है। इसको मैं सेव करके दिखाता हूं। तो देखिए इमेज हमें कुछ इस तरह से देखने को मिली। इसकी साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मैं काम करता हूँ, विड्थ में पास करता हूँ 75%। ठीक है, कुछ इस तरह से देखने को मिली। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है वो वर्टिकली यहाँ पे सेंटर में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको वर्टिकली अरेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस कॉलम के अंदर क्लास को पास करूंगा, यानी कि क्लास नेम को, क्योंकि हमारा वो जो डेटा था वो इसी लूप की वजह से तो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी फ्लेक्स। उसके बाद उसको वर्टिकली अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लेक्स कॉलम। इससे क्या होगा, फ्लेक्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, लेकिन सिर्फ इतना लिखने से वो वर्टिकली अरेंज नहीं हो जाएगा। देखिए अब तक वो वर्टिकली अरेंज नहीं हुआ, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और सेव। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब वो वर्टिकली भी इस तरह से कंप्लीट अरेंज हो गया। मैं काम करता हूँ, इस इमेज की साइज को थोड़ा सा चेंज करता हूँ 85। अब ठीक है, अब मुझे इसकी रिस्पॉन्सिव डिजाइन को भी थोड़ा सा मैनेज करना होगा, क्योंकि ये देखिए स्मॉल डिवाइस पे अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जब ये टैबलेट या मोबाइल पे ओपन हो उस वक्त यहां से ये ब्रेक हो जाना चाहिए, यानी कि ये पहली वाली कॉलम दिखे उसके बाद ये इमेज प्रिंट हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा MD और इस कॉलम के अंदर भी मैं पास कर दूंगा MD। अब मैं सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए अब ये बिल्कुल सही से प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये जो इमेज है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड है। मैं चाहता हूं कि ये सेंटर पर दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्लास नेम इक्वल टू डी फ्लेक्स। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और सेव। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सेंटर में है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि जब मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा था तो वो वर्टिकली अरेंज हुआ था। वो उस वजह से क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉलम की डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो डिजाइन आपको क्रिएट करके दिखाई वो आपको समझ में आई होगी।
अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, ये जो मेन्यू बार है आप इसका बैकग्राउंड कलर अच्छे से चेंज करके यहाँ पे सेटअप कर दो, ताकि ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये देखिए ये जो ट्रांसपेरेंट हो रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जब ये मीडियम डिवाइस पे ओपन होगी उस वक्त आपको क्या करना है, ये जो रिएक्ट ट्यूटोरियल लिखा हुआ है इसकी फॉन्ट साइज को चेंज करनी है, यानी कि इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी स्मॉल कर देनी है। तो आपको ये 2 काम करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको हुक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे और यहां से एक्सेस करोगे CD डेस्कटॉप को। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप यहां पर लिखोगे क्रिएट react-app और स्पेस देके लिखोगे हुक्स और एंटर। तो इससे आपके डेस्कटॉप पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हुक्स के नाम से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इस प्रोजेक्ट को अभी क्लोज कर देता हूँ और जो मैंने हुक्स के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD hooks npm start। तो देखिए यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट रन हो गया। अब मैं VS कोड के अंदर उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, न्यू विंडो, ओपन फोल्डर और डेस्कटॉप से हुक्स, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ app.js को और इसका जो कोड है वो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। बस इस फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है मैं सिर्फ इसको डिलीट करूंगा। मैंने लिखा const design इक्वल टू और रिटर्न डिजाइन। अब इस डिजाइन के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैंने लिखा h1। एक काम करता हूँ, मैं फ्रेगमेंट को स्टार्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैंने लिखा h1। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। मैंने लिखा लेट डेटा इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और ये जो डेटा के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा डेटा और सेव। तो देखिए आउटपुट में हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन क्लिक, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ उस वक्त डेटा वेरिएबल के अंदर ये जो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर C++ लिख के आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन को क्रिएट करूंगा। मैंने लिखा const update इक्वल टू एरो। बस इसके अंदर मैं इस लाइन को करूंगा कॉपी पेस्ट और यहाँ पर लिख दूंगा C++। और जब मैं यहाँ पर इस बटन को क्लिक करूंगा उस वक्त क्या होगा, ऑन क्लिक इवेंट का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इस अपडेट वाले फंक्शन को। देखिए स्टूडेंट्स अब ये प्रोग्राम रन होगा। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा अपडेट वाला फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा और जब ये अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा उस वक्त क्या होगा, डेटा के अंदर C++ ऐड हो जाएगा। मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया हमें यहाँ पर कोई आउटपुट चेंज देखने को नहीं मिला, यानी कि डेटा के अंदर C++ तो ऐड हो गया लेकिन रिएक्ट के अंदर इनिशियल स्टेट पे आपको यहाँ ब्राउजर पेज पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ console.log। इसके अंदर मैं डेटा की वैल्यू को प्रिंट करवा लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब हम देखते हैं इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल। तो देखिए स्टूडेंट्स कंसोल में यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, C++, यानी कि डेटा वेरिएबल के अंदर C++ तो ऐड हो गया लेकिन हमें ये एट अ टाइम यहीं पर इस ब्राउजर के अंदर देखने को नहीं मिला। तो रिएक्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया इनिशियल स्टेट में इस तरह से चेंजेस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर रिएक्ट का कोई ऐसा फंक्शन यूज करना होगा जो करंट स्टेट में हमें ये वैल्यू चेंज करने में मदद करे। देखिए रिएक्ट के अंदर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवाऊंगा यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ये यूज स्टेट की स्पेलिंग आप देख लीजिए इस तरह से होगी, यू स्मॉल लेटर में होगा और एस कैपिटल में होगा। अब मैं फंक्शन के अंदर की ये वाली कोडिंग डिलीट कर रहा हूँ, इस डेटा को भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनिशियल स्टेज पे आपकी कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए उसको डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज स्टेट, इसके अंदर इनिशियल वैल्यू होगी, यानी मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर रख लूंगा। मैंने लिखा const ओल्ड वैल्यू इक्वल टू। अब इससे क्या होगा कि यूज स्टेट की ये इनिशियल वैल्यू इस ओल्ड वैल्यू के अंदर चली जाएगी। तो ये जो ओल्ड वैल्यू वेरिएबल है ना इसको मैं एरे के रूप में यहाँ पे क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से रख दिया। अब मैंने इस वेरिएबल को एरे के अंदर क्यों रखा है उसको मैं थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर h1 के अंदर इस ओल्ड वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ, सेव और रन। तो देखिए यहाँ पे इस वक्त जावास्क्रिप्ट प्रिंट हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने उस ओल्ड वैल्यू नाम के वेरिएबल को एरे के अंदर क्यों रखा था। देखिए ये जो यूज स्टेट मेथड है ना इसके काम करने का तरीका क्या है कि जो भी इनिशियल वैल्यू होगी वो एरे के 0 इंडेक्स पे जाएगी। इसी वजह से मैंने उस
ओल्ड वैल्यू वाले वेरिएबल को यानी कि इसको एरे के अंदर रखा है, क्योंकि यहां पर इस वक्त 0 इंडेक्स पे क्या जाएगा, जावास्क्रिप्ट। अब अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो इसकी 1 इंडेक्स पर मैं न्यू वैल्यू को अपडेट कर सकता हूं। यानी कि अगर मुझे इसकी 1 इंडेक्स पर C++ लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉमा से सेपरेट करके इसको लिखूंगा न्यू वैल्यू और सेव। लेकिन न्यू वैल्यू के अंदर मैं अपडेट किस तरह से करूंगा उसको देखिए। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं उस वक्त जावास्क्रिप्ट के अंदर C++ जाना चाहिए। तो मैंने लिखा ऑन क्लिक इक्वल टू, मैं यहां पर इस न्यू वैल्यू को रिटर्न करूंगा। तो रिटर्न कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा न्यू वैल्यू, इसके पैरेंथेसिस में मैं पास कर दूंगा C++। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस कोड को आप ध्यान से देखिए। ओल्ड वैल्यू के अंदर क्या है, यूज स्टेट का ये इनिशियल कोड यानी कि ये जावास्क्रिप्ट। लेकिन जब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूं उस वक्त क्या होना चाहिए, न्यू वैल्यू रिटर्न हो जाना चाहिए और इसके अंदर यहाँ पे C++ लिख के आना चाहिए और न्यू वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये इस तरह से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने किया क्लिक और लिख के आया C++। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या किया, एक हुक का यूज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपको हुक्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और मैं आशा करता हूं कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।